स्टूडेंट्स, आज हम एक्सप्लेन करेंगे जेईई मेंस का पेपर जो 29 जनवरी को हुआ शिफ्ट 1 में। अब इसमें भी काफी अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए। हम कोशिश करेंगे कि उन क्वेश्चंस को डील करें। सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। अब यहाँ पे ये हमें कंपाउंड दिया गया है। टेक्निकली ये बाई फंक्शनल है। आप देख सकते टर्शरी अमीन का फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे यानी नाइट्रिलो और दो दो कीटोनिक ग्रुप्स भी प्रेजेंट है जो कनेक्टेड है रिंग के साथ, बेंजीन रिंग के साथ। अब इसके ऊपर हमें 3 प्रयोग करने हैं। सो सबसे पहला रिडक्शन बाय यूजिंग जिंक अमाल्गम एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl। उसके बाद रिडक्शन बाय यूजिंग LiAlH4 फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। अब ये कार्यक्रम करने के बाद हमें प्रोडक्ट मिल रहा P और हमें उस प्रोडक्ट को पहचानना है। तो बच्चों सबसे पहले एक चीज याद रखो, सबसे पहला जो चेंज है यानी क्लेमेंसन्स रिडक्शन, इसमें होता क्या है? इट इज द रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स टू करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन्स। अब जैसे कि यहाँ पे ये हमारा कंपाउंड है जो हमें दिया गया है। अब इस कंपाउंड में आपको समझना होगा दो दो कीटोनिक ग्रुप्स है, दीज आर द कीटोनिक ग्रुप्स, और बाद में ये टर्शरी अमीन का फंक्शनल ग्रुप है। तो सबसे पहले हम लोग इसको जिंक अमाल्गम और कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ रिड्यूस करेंगे। अब जिंक अमाल्गम कॉन्सेंट्रेटेड HCl इज क्लेमेंसन्स रिड्यूसिंग एजेंट व्हिच इज केपेबल ऑफ रिड्यूसिंग कार्बोनिल कंपाउंड्स टू करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन। अब आप देख सकते हो ये वाला जो कार्बोनिल ग्रुप है इसमें पाई लोन पेयर कंजुगेशन इन्वॉल्व है, इसलिए इसको डील करना स्पेशली इस रिड्यूसिंग एजेंट को थोड़ा डिफिकल्ट है। दैट्स व्हाई इट रेडिली रिड्यूसेस दिस कीटोनिक ग्रुप एंड इट कैन कन्वर्ट दिस कीटोनिक ग्रुप टू हाइड्रोकार्बन पार्ट। इसलिए हमारा जो पहले स्टेप का प्रोडक्ट होना चाहिए दैट शुड बी दिस। अब देखो कीटोनिक ग्रुप था प्रीवियसली, इसको रिड्यूस किया गया है और हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट किया गया है। ये जो कीटोनिक ग्रुप है वो सही सलामत है फिलहाल, क्योंकि लोन पेयर इज इन कंजुगेशन विथ व्हाट, पाई बॉन्ड ऑफ दिस डबल। अब अगले सेशन में यानी अगला जो सीरीज दिया है रिएक्शन का, यानी ये जो अब हमारे पास आया, इट सीम्स टू बी अमाइड समहाउ, सब्स्टिट्यूटेड अमाइड। अब इस चीज को हम लोग क्या करेंगे? रिड्यूस करेंगे यूजिंग LiAlH4 और उसके बाद फॉलोड बाय व्हाट? हाइड्रोलिसिस। अब आपको पता है कि अमाइड्स को अगर हम लोग यूजिंग LiAlH4 रिड्यूस कराते हैं तो हमें अमीन मिलता है, यानी amides can be reduced to corresponding amines using what? LiAlH4 followed by hydrolysis। यानी ये रिड्यूसिंग एजेंट अब इस कीटोनिक ग्रुप का काम तमाम करेगा, यानी इसको रिड्यूस कराएगा। अगर ऐसा करता है तो हमारा जो प्रोडक्ट होना चाहिए दैट इज लाइकली टू बी दिस, यानी ये अब कन्वर्ट हो गया CH2 के अंदर। सो योर प्रोडक्ट P मस्ट बी दिस, ये आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर गिवन। यहाँ पे 4 कंपाउंड्स दिए गए हैं। ये पिक्रिक एसिड दैट इज 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफेनॉल। कंपाउंड नंबर 2 is metachlorophenol. Compound number 3 is 2,4,3 trimethylphenol और चौथा कंपाउंड है आर्थोनाइट्रोफेनॉल। ऐसे 4 कंपाउंड्स हमारे पास है। सो व्हाट वी नीड टू डू, करेक्ट ऑर्डर ऑफ pKa वैल्यू इज। बच्चों एक चीज हमेशा याद रखना, pKa इज नथिंग बट नेगेटिव लॉग ऑफ Ka। इसका सीधा मतलब यह होता है जिसका Ka बड़ा हो यानी डिसोसिएशन कांस्टेंट, उसका pKa छोटा होगा। और हम लोगों को पता है कि Ka इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एसिडिक स्ट्रेंथ। अब यहां पे पूछा गया है करेक्ट ऑर्डर ऑफ pKa। अब आपको समझना होगा जो भी इंग्रेडिएंट ज्यादा एसिडिक होगा उसका pKa सबसे कम होगा। अब रही बात सब्स्टिट्यूटेड फेनॉल्स की,
आपको इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन एसिडिटी पता होना चाहिए। अब सबसे पहली बात ये याद रखो कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अगर आर्थो और पैरा पोजीशन पे प्रेजेंट हो तो दैट इंक्रीजेस एसिडिक स्ट्रेंथ इन फेनॉल। और अगर ऑन अदर हैंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर आर्थो और पैरा पोजीशन पे प्रेजेंट हो तो वो एसिडिटी को कम करता है। अब इस लिहाज से सबसे पहला जो कंपाउंड यहाँ पे हम देख रहे हैं पिक्रिक एसिड, दैट इज 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफेनॉल। इसमें आप देख सकते हो 2,4,6 यानी आर्थो और पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप्स यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स प्रेजेंट है। इसलिए इन जो 4 कंपाउंड्स हैं इन सभी में से सबसे ज्यादा एसिडिक पिक्रिक एसिड होगा। अगर ये सबसे ज्यादा एसिडिक है इसका सीधा मतलब ये होता है कि इसका पीकेए सबसे कम होगा। यानी नंबर 1 जो है ये ऐसा कंपाउंड है जिसका पीकेए सबसे छोटा होगा। अब हमें नेक्स्ट देखना होगा यानी इससे कम एसिडिक थोड़ा। अब बात करेंगे इसकी। देखिए आप स्ट्रक्चर नंबर 4 में देखिए, हियर नाइट्रो ग्रुप इज कनेक्टेड टू द सेकंड पोजीशन दैट इज आर्थो पोजीशन, इट इज आर्थो नाइट्रोफेनॉल। अब यहाँ पे 3-3 नाइट्रो थे इसलिए एसिडिटी ज्यादा, लेकिन यहाँ पे एक नाइट्रो ग्रुप आर्थो पोजीशन पे है जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होने के वजह से अनायन को स्टेबिलाईज करेगा और इसकी एसिडिटी बढ़ाएगा। यानी नंबर 2 पे ये एसिडिक आएगा। अगर ऐसा है तो पीकेए वैल्यू इससे बड़ा होगा, यानी कि इसके बाद अगला नंबर आना चाहिए 4 का जिसका पीकेए सेकंड लास्ट आना चाहिए। अब बात करते हैं इन दो की। इन दो में से अब ये सेकंड वाले को देखो आप, मेटाक्लोरोफेनॉल, इसमें क्लोरीन इज कनेक्टेड टू द मेटा पोजीशन, सबसे पहली बात। दूसरी बात आपको यह समझना होगा सब्स्टिट्यूशन अगर आर्थो और पैरा पे है तो उसका सीवियर और सीरियस इफेक्ट एसिडिटी पे होता है। यहाँ पे इसका कुछ खास असर होने वाला नहीं है क्योंकि रेजोनेंस में आप अगर देखें तो पोजीशन 2, पोजीशन 4, पोजीशन 6 इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है, इसलिए विड्रॉइंग ग्रुप मस्ट बी प्रेजेंट एट आर्थो एंड पैरा। बट यहाँ पे अभी मेटा पोजीशन पे क्लोरीन है, क्लोरीन विड्रॉ करने का काम करता है, यानी ये माइनस आई ग्रुप है, इसलिए इसकी एसिडिटी के लिहाज से हम बोल सकते हैं कि पीकेए वैल्यू इस पोजीशन पे आएगा, यानी इन दोनों से इसका ज्यादा होगा। अब बात करेंगे इसकी। इसमें आप देख सकते हैं 2, 4, 6 तीनों जगह पे मिथिल ग्रुप्स का कनेक्शन है। मिथिल ग्रुप इज प्लस आई ग्रुप। अब प्लस आई ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को ढकेलता है, सो इट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होने के वजह से इट वुड डिस्टेबिलाइज द फेनॉक्साइड आयन एंड हेंस डिक्रीजेस द एसिडिक स्ट्रेंथ, यानी सबसे कम एसिडिक ये होगा, यानी तीसरे नंबर का हमारा कंपाउंड। अब सबसे कम एसिडिक होने के वजह से उसका पीकेए वैल्यू सबसे ज्यादा होना चाहिए। सो ये जो 4 कंपाउंड्स आप देख रहे हो इनका पीकेए ऑर्डर इस किस्म से होना चाहिए। नाउ टेक ए लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर पैरामैग्नेटिक। अब इनमें से हमें पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को ढूंढना है। बच्चों एक चीज हमेशा याद रखना, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वो होता है जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। अगर सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड स्टेट में रहे तो उसे हम लोग डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। नाउ एज फॉर एज दीज टू कंपाउंड्स आर कंसर्न, यानी NO2 और NO, ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसिस कहलाते हैं। एंड ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसिस की स्टेबिलिटी ऑक्टेट रूल में एक्सप्लेन नहीं हुई थी, सो दैट वाज द लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल। अब इनके पास ऑड इलेक्ट्रॉन है इसका मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है मतलब कि ये दो पैरामैग्नेटिक है। अब यहाँ पे आपको आंसर बोथ ए एंड बी लिखना होगा क्योंकि ये और ये दोनों ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसीज है, दोनों के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब रही बात सी और डी की, वो डायमैग्नेटिक है, दोज आर नॉट पैरामैग्नेटिक, व्हाई, बिकॉज ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर इन पेयर्ड स्टेट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Cannizaro's reaction is an example of disproportionation reaction. What is the catalyst used in this reaction?
अब यहाँ पे चार ऑप्शंस है। ऑप्शन ए FeCl3, ऑप्शन बी NaOH H2O, ऑप्शन सी ZnCl2 इन एसिडिक मीडियम, ऑप्शन 4 H2PD एंड BaSO4। अब देखिए कैनिजरोस रिएक्शन इज अ सेल्फ रेडॉक्स रिएक्शन, जिसे हम लोग डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। इट इज कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड्स विच डिवॉइड ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, यानी ऐसा अल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वही कैनिजरोस रिएक्शन देगा। अब मान के चलो उसमें हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं जैसे कि फार्मल्डिहाइड, बेंजाल्डिहाइड, दीज अंडरगो कैनिजरोस रिएक्शन इजीली। अब जैसे कि हमने फार्मल्डिहाइड लिया, फार्मल्डिहाइड को जब 50% कॉन्सेंट्रेटेड NaOH या फिर कॉन्सेंट्रेटेड KOH के साथ आप वार्म करोगे तब क्या होगा, वन ऑफ द मोल्स अंडरगो रिडक्शन। अब अल्डिहाइड का रिडक्शन अगर होगा तो डेफिनेटली वी विल हैव प्राइमरी अल्कोहल। सो फार्मल्डिहाइड अगर हम लेते हैं कैनिजरोस रिएक्शन में तो हमें मिलेगा मिथिल अल्कोहल, और दूसरा जो मोल होता है दैट प्रीफर टू अंडरगो ऑक्सीडेशन टू फॉर्म सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब जैसे यहाँ पे हम लोग फार्मल्डिहाइड लिए, सो व्हेन फार्मल्डिहाइड इज वार्म विद 50% KOH, then a mixture of methyl alcohol and potassium formate is obtained। इसलिए हमारा यहाँ पे कैटलिस्ट यूज जो करना है, अब आप KOH के जगह पे ऑप्शन में NaOH भी ले सकते। मान के चलो अगर आपने NaOH लिया रहता तो आपको मिला रहता मेथिल अल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट। So you can use either NaOH or KOH. So 50% NaOH or KOH is needed to be used for disproportionation reaction, इसलिए हमारा आंसर बी होना चाहिए। Now take a look at the next question। अगला क्वेश्चन है arrange the following in decreasing pKa values। अभी अभी हमने देखा कि pKa जिस इंग्रेडिएंट का, जिस कंपाउंड का छोटा होता है उसकी एसिडिटी बड़ी होती है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहली बात आप समझ लो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में से सबसे ज्यादा अगर कोई एसिडिक कंपाउंड होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। अब यहाँ पे बेंजोइक एसिड का जिक्र हुआ है, सो ये जितने भी दिए हैं ये सब फिनॉल्स है, खाली ये जो सेकंड कंपाउंड है दिस हैपेंस टू बी द कार्बोक्सिलिक एसिड दैट इज बेंजोइक एसिड, जो सबसे इनमें से एसिडिक होगा। अगर ये सबसे ज्यादा एसिडिक है तो डेफिनेटली इसका जो pKa वैल्यू है वो सबसे छोटा होना चाहिए। अब इसके बाद हमें पता है फेनॉल के एसिडिटी के बारे में, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स एट आर्थो एंड पैरा पोजीशन एनहांस द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द फेनॉल। अब यहाँ पे अब 3 नंबर वाला जो कंपाउंड है इसमें NO2 ग्रुप है आर्थो पोजीशन पे। यहाँ पे देखिए 4 नंबर वाला जो कंपाउंड है यहाँ पे दो दो NO2 ग्रुप्स है, एक सेकंड और दूसरा थर्ड, यानी आर्थो और मेटा पे भी। सो कंपैरेटिवली ज्यादा एसिडिक ये होना चाहिए इसके मुकाबले। अगर ये इससे ये ज्यादा एसिडिक है तो इसका pKa जो है इसके मुकाबले कम होगा। सो अगला जो कंपाउंड होना चाहिए वो 4 होना चाहिए, और 4 से थोड़ा ज्यादा pKa कंपाउंड नंबर 3 का होगा, क्योंकि इसमें एक ही NO2 ग्रुप एसिडिटी को बढ़ा रहा है। और सबसे कम एसिडिक, लीस्ट एसिडिक अमंग द फॉलोइंग विल बी दिस, आई मीन कार्बोलिक एसिड, इसलिए उसका जो pKa वैल्यू है सबसे ज्यादा होना चाहिए। सो दिस शुड बी द ऑर्डर ऑफ pKa, यानी सबसे ज्यादा pKa कंपाउंड नंबर 1, उसके बाद कंपाउंड नंबर 3, उसके बाद कंपाउंड नंबर 4, और सबसे कम pKa वैल्यू होना चाहिए कंपाउंड नंबर 2 के लिए। नाउ टेक ए लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस करस्पॉन्ड टू द मॉन्स प्रोसेस। अब सबसे पहली बात ये याद रखो व्हाट मॉन्स प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ। ये वेपर फेज रिफाइनिंग है। अब वेपर फेज रिफाइनिंग में नॉर्मली क्या होता है, जिस किसी मेटल को हम रिफाइन करने की कोशिश करते हैं उसको एक स्पेसिफिक रिएजेंट के साथ ट्रीट किया जाता है ताकि वोलेटाइल कंपाउंड हमें मिले, और later on that volatile compound is decomposed by us to get a pure metal। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर 1 की। पहला जो ऑप्शन है ये वॉन अर्कल मेथड है।
वॉन अर्कल मेथड इज ऑल्सो अ वेपर फेज रिफाइनिंग, लेकिन इसमें झरकोनियम को रिफाइन किया जाता है। सो दिस इज वॉन अर्कल मेथड। अब मॉन्स मेथड जो है वो ये है, ऑप्शन नंबर बी। अब इसमें होता क्या है एक्चुअली, इसमें निकेल को, जो इम्प्योर्ड निकेल है, इस इम्प्योर्ड निकेल को कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में ट्रीट किया जाता है। ऐसा करने से एक कॉम्प्लेक्स प्रोड्यूस होगा, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, जिसको हम बोलते हैं कार्बोनिल। दिस इज निकेल टेट्रा कार्बोनिल। अब निकेल टेट्रा कार्बोनिल को हीट करो ताकि ये डिकम्पोज हो जाए और हमें वापस निकेल मिले, इस प्रकार से। सो ये जो निकेल आपको मिला, दिस इज रिलेटिवली प्योर। सो दिस इज अ वेपर फेज रिफाइनिंग which is popularly known as Mons method और Mons process, जो निकेल के रिफाइनिंग के लिए अट्रीब्यूट किया जाता है। अब जैसे यहाँ पे तीसरा जो दिया है, दिस इज अ साइनाइड प्रोसेस इन एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड, जो हमने लास्ट पेपर को एक्सप्लेन करते हुए बताया था। नाउ एज फॉर एज डी इज कंसर्न, इट इज द रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना बाय कार्बन। तो यहाँ पे ये जो है डेफिनेटली अलग चीजें हैं, और रिफाइनिंग के लिहाज से अगर देखा जाए, ये रिफाइनिंग नहीं है, एक्सट्रैक्शन वाले मेथड्स है। रिफाइनिंग वाले मेथड्स ये दो है, ये वॉन अर्कल मेथड, और रही बात मॉन्स मेथड की, मॉन्स मेथड इन्वॉल्व दिस, और स्टेप बाय स्टेप इसका डिस्क्रिप्शन ऐसे दिया जा सकता है। अब हम देखेंगे अगला सवाल। अब यहाँ पे दो लिस्ट दिए गए हैं, दो लिस्ट में से लिस्ट नंबर 1 कंसिस्ट ऑफ द नेम ऑफ रिएक्शन, और लिस्ट नंबर 2 में रिएजेंट्स दिए गए हैं। तो हमें उन रिएजेंट को इसके साथ मैच कराना है। देखिए, सबसे पहले क्लेमेंसन्स रिडक्शन। Clemenson's reduction is reduction of carbonyl compounds, an aldehyde and ketone, to corresponding hydrocarbon. अब यहाँ पे हम रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं जिंक अमालगम एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl, इसलिए क्लेमेंसन्स रिडक्शन का मैच होगा जिंक अमालगम एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ। अब दूसरा रिएक्शन है रीमर टीमैन। देखिए, रीमर टीमैन रिएक्शन इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ फेनॉल। इसमें होता क्या है, phenol is treated with chloroform and NaOH to get intermediate, और उस इंटरमीडिएट का हाइड्रोलिसिस करने के बाद हमें मिलता है सैलिसिल अल्डिहाइड। इसलिए रीमर टीमैन रिएक्शन का मैच होगा क्लोरोफॉर्म NaOH, NaOH या KOH भी आप ले सकते हो। नाउ थर्ड वन, दैट इज आर, इज कैनिझरोस रिएक्शन। अभी अभी हमने देखा, दिस इज कैनिझरोस रिएक्शन। It is a self-redox reaction of aldehydes which do not have alpha hydrogen atom. इसमें होता क्या है, हमें 50% NaOH या फिर 50% KOH के साथ ऐसे aldehyde को, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, उनको वार्म करना चाहिए। ऐसा जब आप करोगे तो one of the moles undergo reduction to form primary alcohol, whereas other undergo oxidation to form sodium or potassium salt of carboxylic acid। इसलिए कैनिझरोस रिएक्शन का मैच होगा कॉन्सेंट्रेटेड KOH के साथ। अब नेक्स्ट वन इज हाफमन्स ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। देखिए, हाफमन्स ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन is a method to prepare primary amines starting from acid amides। अब यहाँ पे होता क्या है, टेक एसिड अमाइड, acid amides are to be treated with bromine and NaOH or bromine in KOH, दो में से कुछ भी कर सकते हैं आप। So when acid amides are treated with bromine and NaOH, then you will have primary amine having one carbon atom less than that of amide। इसलिए हाफमन्स ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन में हमारा रिएजेंट होना चाहिए ब्रोमीन एंड NaOH। तो इस प्रकार से रिएक्शंस और रिएजेंट को आपको मैच करना होगा, और इस काम के लिए आपको रिएक्शन पता होनी बेहद जरूरी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहां पे दिया गया है X stands for number of bridge bonds in Mn2CO/10, यानी डीका कार्बोनिल डाइमैंगनीज, और Y is the number of bridge bonds in WCO/6। So these are the metallic carbonyls। अब हमें दो कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस दिए गए हैं, हमें ढूंढना है कि इनके अंदर कितने ब्रिज बॉन्ड्स है, और बाद में हमें पता करना है x प्लस वाई की वैल्यू। सो x प्लस वाई हमें पता करने के लिए
दोनों के स्ट्रक्चर्स हमें पता होने बेहद जरूरी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट द वैल्यू ऑफ एक्स, उसके लिए हमें इसका स्ट्रक्चर बनाना होगा। सो मैंगनीज जो है इसके साथ बी का मतलब कि 10 कार्बोनिल लिगेंड्स का कनेक्शन है। सो इस चीज का स्ट्रक्चर जो है हम लोग कुछ इस प्रकार से बना सकते हैं। स्ट्रक्चर कैन बी गिवन इन दिस मैनर। अब आप देख सकते हो देर इज नो ब्रिज बॉन्ड इन दिस वेरी केस। इसका सीधा मतलब ये होता है कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 0। अब हमें देखना होगा कि WCO/6 ये जो चीज है इट इज ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। सो दिस कैन बी गिवन इन दिस मैनर। सो टुवर्ड्स द कॉर्नर्स ऑफ रेगुलर ऑक्टाहेड्रॉन कार्बोनिल लिगैंड्स यहाँ पे अप्रोच करेंगे, जिस वजह से हमारा कॉम्प्लेक्स कुछ इस प्रकार से दिखेगा। अब यहाँ पे भी किसी भी प्रकार से कोई भी ब्रिज बॉन्ड नहीं है, यानी यहाँ भी हम बोल सकते हैं y इक्वल्स टू 0। अब x भी 0 y भी 0, इसका सीधा मतलब ये होगा कि x प्लस y 0 आपका आंसर आना चाहिए। दिस शुड बी द करेक्ट आंसर एज फार एज दिस क्वेश्चन इज कंसर्न। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। नाउ टेक ए लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। एन एलिमेंट x जिसका मास 239 है और एटॉमिक नंबर 92 है, इसने 2 अल्फा पार्टिकल और एक बीटा पार्टिकल को इमिट करा। करने के बाद हमारे पास एक दूसरा एलिमेंट आया y। अब हमें ढूंढना है कि y का यानी जो नया एलिमेंट हमें मिला उसका एटॉमिक नंबर क्या है। तो इसके लिए आपको ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ पता होना चाहिए, एक्सप्लेन्ड बाय सोदी, रसेल एंड फाजर। नाउ रिमेंबर, अल्फा पार्टिकल is equivalent to the helium nucleus and beta particle is just equivalent to the electron. अब अल्फा पार्टिकल अगर किसी न्यूक्लियस से बाहर निकलता है तो उसका सीधा मतलब ये होगा कि एक हेलियम निकला, यानी एक अल्फा पार्टिकल निकलने से मास 4 यूनिट और एटॉमिक नंबर 2 यूनिट से कम होना चाहिए। अब यहाँ आप देखें कितने अल्फा पार्टिकल्स रिलीज हो रहे हैं, 2। अगर अल्फा पार्टिकल्स रिलीज होते हैं तो एटॉमिक नंबर में 4 यूनिट का क्या बोलते हैं उसको डिक्रीज हमें देखने को मिलना चाहिए। पहली बात, क्योंकि हमारे पास 2 अल्फा पार्टिकल्स रिलीज हो रहे हैं। सो 2 अल्फा पार्टिकल्स अगर रिलीज होते हैं तो एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय 4। लेकिन साथ ही साथ हमें पता होना चाहिए कि एक बीटा पार्टिकल भी रिलीज हो रहा है एंड ड्यू टू इमिशन ऑफ बीटा एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 1 यूनिट। अब अगर एक बीटा पार्टिकल यहां से निकलता है तो एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ना चाहिए, 4 से कम और 1 से ज्यादा, यानी टोटल नेट डिक्रीज जो होना चाहिए, नेट डिक्रीज मस्ट बी कितना, 3। अब जो हमारा कोर एलिमेंट था उसका एटॉमिक नंबर क्या था, 92। अब 92 में से आप 3 माइनस करिए। सो 92 minus 3 is equal to 89. So Z must be equal to 89 in this very case. यानी नया जो एलिमेंट हमारे पास आया है प्रोड्यूस होके उसका एटॉमिक नंबर 89 होना चाहिए। नाउ टेक ए लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को देखें। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम इज लैम्बडा ऑफ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन बाल्मर सीरीज He प्लस is x लैम्बडा बाय 5। अब यहां पे हमें x की वैल्यू ढूंढना है। सो अब आपको यहाँ पे कुछ कैलकुलेशंस करने होंगे। सो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन एटम कैसे दिया जा सकता है, इट कैन बी गिवन इन दिस मैनर। सो 1 by lambda is equal to RH 1 by 1 square minus 1 by infinity square। अब इसका वैल्यू क्या आएगा, RH आएगा डेफिनेटली। अगर 1 by lambda RH है तो लैम्बडा इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, 1 upon RH। ये आपको याद रखना है। अब हम देखेंगे लॉन्गेस्ट की तरफ। सो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ He प्लस इज, ये कैसे हम लोग दे सकते हैं इन द सिमिलर मैनर। अब इसके वेवलेंथ को लैम्बडा डैश कहेंगे विच इज जस्ट इक्वल टू व्हाट। अब यहाँ पे कितने शेल्स, 2 शेल्स इन्वॉल्व है। सो 2 स्क्वायर RH
उसके बाद आप फर्दर कैलकुलेशन कैसा करोगे, 1/2² माइनस 1/3²। अब इसको आप कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करने के बाद यू विल कम टू नो व्हाट 1/λ' इज इक्वल टू 5RH/9। अगर ऐसा है तो लैम्बडा डैश क्या निकलेगा, 10λ' इज इक्वल टू 9/5RH। अब 1/RH इज इक्वल टू व्हाट, लैम्बडा, यहाँ पे हमने पहले ही निकाल के रखा है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं सो लैम्बडा डैश इज इक्वल टू 9λ/5। अब हमें पता है एक चीज, कौन सा, कि x λ/5 इज इक्वल टू व्हाट, x λ/5 इज द व्हाट लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन वाल्मर सीरीज ऑफ He+। अगर x λ/5 होता है तो x की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 9। आप अब देखो यहाँ कंपेयर करो, देयरफॉर आवर आंसर x शुड बी इक्वल टू 9, क्योंकि हमारा आंसर ये निकला है। सो ऐसे इस किस्म के जो क्वेश्चंस है उसे सिंपली ठंडे दिमाग से छुड़ाओ, आसानी से आंसर मिल जाएगा। नाउ टेक ए लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बोले तो असर्शन, असर्शन दिया गया है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हैज इक्वेशन डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब देखे ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है फर्स्ट लॉ का, इसमें कोई दो राय नहीं। सो मैथमेटिकली फर्स्ट लॉ कैन बी गिवन इन दिस मैनर, सो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब इसमें देखिए टर्म्स, डेल्टा यू इज द increase in internal energy, Q is the amount of heat supplied to the system, and W is the work done on the system by surrounding। तो ये स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल राइट है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब बात करते हैं रीजन की। रीजन बोल रहा है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यस, इन फैक्ट, यस इंडीड, इट इज राइट। सो स्टेटमेंट्स क्या है फर्स्ट लॉ की, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर, सो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द यूनिवर्स ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। उसके बाद वन कैन नॉट कंस्ट्रक्ट अ परपेचुअल मोशन मशीन, एनर्जी इन वन फॉर्म कैन बी क्वांटिटेटिवली कन्वर्टेड इनटू अनदर। ये कुछ स्टेटमेंट्स है फर्स्ट लॉ के। तो उसके मद्देनजर ये क्या बोलते हैं उसको, मैथमेटिकल स्टेटमेंट दिया गया। सो इसका सीधा मतलब ये होता है कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट। ये सबसे पहली बात याद रखो। और दूसरी बात, जो रीजन यहाँ पे दिया गया है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दैट हैपेंस टू बी द एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन आल्सो। सो रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन, करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ये आपका आंसर होना चाहिए इस केस में। नाउ टेक ए लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में भी दो लिस्ट दिए गए हैं। लिस्ट नंबर 1 में ओर्स के नाम है, जैसे साइडराइट, गैलेना, कैलामाइन। और लिस्ट नंबर 2 में फार्मूला दिया गया है, हमें इन दोनों को मैच करना होगा। अब देखिए सबसे पहली बात, साइडराइट। साइडराइट is ore of one of the ores of iron, in fact a carbonate ore of iron। so यहाँ पे साइडराइट का जो मैच बनेगा FeCO3 के साथ बनेगा। दूसरी बात, गैलेना, गैलेना इज अ सल्फाइड ओर ऑफ लीड। लीड का सल्फाइड ओर होता है गैलेना, जिसका मैच आप ऐसे बनाओगे PbS बोले तो गैलेना। और तीसरा है कैलामाइन। कैलामाइन इज अ कार्बोनेट ओर ऑफ जिंक, जिसे आप लोग जिंक कार्बोनेट कह सकते हो। सो कैलामाइन का मैच ZnCO3 के साथ बनाना चाहिए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। द नंबर ऑफ साइक्लिक ट्राइपेप्टाइड्स आर फॉर्म्ड विद 2 अमीनो एसिड्स। हमारे पास 2 अमीनो एसिड्स दिए गए हैं, A और B। A एक अमीनो एसिड है, B दूसरा अमीनो एसिड है। तो अब उन्होंने पूछा है कि 2 अमीनो एसिड्स अगर हमारे पास है तो नंबर ऑफ साइक्लिक ट्राइपेप्टाइड्स कितने फॉर्म हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा, ट्राइपेप्टाइड कंसिस्ट ऑफ 3 अमीनो एसिड मॉलिक्यूल्स। नाउ वी आर हैविंग 2 varieties of amino acids,
अब ज्यादा से ज्यादा पॉसिबिलिटीज कितनी होगी, मान के चलो आपके पास खाली ए अगर होता तो ट्राइपेप्टाइड क्या बना रहता, ए, एक दो तीन मॉलिक्यूल का एसोसिएशन। अगर आपके पास खाली बी होता, तो बी अगर होता तो आपके पास बी 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 ये ट्राइपेप्टाइड बना होता। लेकिन आपके पास ए एंड बी दोनों दिया गया है, तो अगली अपॉर्चुनिटी क्या होनी चाहिए, ए बी, ये एक ट्राइपेप्टाइड हो सकता है। और दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकता है ए बी बी। सो मैक्सिमम ट्राइपेप्टाइड्स, साइक्लिक ट्राइपेप्टाइड्स जो यहाँ पे पॉसिबल होंगे दो अमीनो एसिड वेराइटीज के साथ, वो होने चाहिए एक दो तीन चार। सो 4 शुड बी योर करेक्ट आंसर। नाउ टेक ए लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following complexes is optically active? यहाँ पे 4 complexes दिए गए हैं और इनमें से आपको ऑप्टिकली एक्टिव कॉम्प्लेक्स का पता लगाना है। ये लगाते समय सबसे पहली बात आपको कंडीशंस पता होने चाहिए कि कोई भी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव कब होगा। उसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, उसके पास सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, और उसका मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोसिबल होना चाहिए। दूसरी बात, अगर 4 कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स की बात करें, जैसे यहाँ पे ऑप्शन है ऑप्शन बी, ये 4 कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस है। याद रखो 4 कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस में खाली टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ही ऑप्टिकली एक्टिव हो सकते हैं। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस डू नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, इसलिए इन दोनों का पत्ता वैसे ही साफ हो गया, क्योंकि ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस है। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस है प्लेन ऑफ सिमेट्री, दैट्स व्हाई वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। अब बात करेंगे इन दो कॉम्प्लेक्सेस की, सी और डी। ये जो कॉम्प्लेक्सेस आपको दिख रहे हैं, दीज आर 6 कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस। ईएन बोले तो इथिलीन डायमीन व्हिच इज अ बाइडेंटेड लिगैंड। अब यहाँ पे सिस पीटी ईएन बाई 2 Cl2 ये जो कॉम्प्लेक्स है, इसे आप कैसे निकाल सकते हैं? सबसे पहली बात ये याद रखो, ये ऑक्टेहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। ऑक्टेहेड्रल कॉम्प्लेक्स को ड्रॉ कैसे करना चाहिए? सो रेगुलर ऑक्टेहेड्रन के कॉर्नर से आएंगे। अब यहाँ पे आपको समझना होगा, ये इथिलीन डायमीन 1, ये इथिलीन डायमीन 2, यहाँ एक क्लोरीन, यहाँ एक क्लोरीन है, Cl माइनस लिगैंड, इसे आप कहेंगे सिस PtEn बाई 2 Cl2। अब ये जो कॉम्प्लेक्स है, this complex has no plane of symmetry, no center of symmetry, and that's why its mirror image must be non superimposable। इसलिए ऑप्टिकली एक्टिव जो कॉम्प्लेक्स होना चाहिए वो ये होना चाहिए, ऑप्शन सी। अब बात करते हैं डी की। डी में क्या होगा कि 1,6 पोजीशन पे क्लोरोलिगैंड्स आएंगे, जिसके वजह से वो इक्वल हॉल में कट हो सकेगा, यानी प्लेन ऑफ सिमेट्री बनेगी इस केस में। दैट्स व्हाई ट्रांस आइसोमर ऑफ द सेम, यानी ट्रांस PtEn by 2 Cl2 will not show optical isomerism, only cis isomer can do। so इस प्रकार के क्वेश्चंस डील करते समय कुछ कंडीशंस आपको पता होने चाहिए, आप आसानी से क्रैक कर सकेंगे। नाउ टेक ए लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following will give positive लेसनेस टेस्ट? अब आपको समझना होगा कि लेसनेस टेस्ट है क्या चीज और इसे हम क्यों करते हैं। याद रखें, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन, सल्फर, ये जो चीजें जैसे हैलोजन, ये इनका डिटेक्शन मियरली करना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं करते हैं या स्पैरिंगली सोल्यूबल होते हैं। लेकिन लेसनेस टेस्ट में हम सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बनाते हैं। सोडियम के साथ जब हम उस कंपाउंड को फ्यूज करते हैं, तो सल्फर अगर हो तो सोडियम सल्फाइड बनेगा। उसके बाद नाइट्रोजन अगर है तो सोडियम नाइट्राइड, हैलोजन अगर है तो सोडियम हलाइड। सो दीज सॉल्ट्स ऑफ सोडियम आर comparatively what soluble in water, and the presence of the specific element can be detected। तो अब लेसनेस टेस्ट इनमें से कौन देगा? सबसे पहली बात तो आपको यह समझना होगा कि हाइड्रोकार्बन के अंदर कौन सा एलिमेंट है उसे डिटेक्ट करने के लिए यह टेस्ट आती है। इसलिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि कंपाउंड कंटेनिंग
containing CN bond, carbon nitrogen bond, may show पॉजिटिव लेसनेस टेस्ट। अब यहाँ पे हम नाइट्रोजन का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सभी के सभी ऑप्शन में नाइट्रोजन है, वरना सल्फाइड्स यानी सल्फर को भी डिटेक्ट हम लोग कर सकते हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा, इन तीनों कंपाउंड्स के अंदर कार्बन नाइट्रोजन लिंकेज नहीं है, लेकिन चौथा जो ऑप्शन है मिथिलामाइन CH3NH2 that consists of CN bond, that's why it shows positive lessness test. Now next question, the decreasing order of boiling point for following is, यहाँ पे चार कंपाउंड्स दिए गए हैं। पहला अल्किल फ्लोराइड है, दूसरा अल्किल क्लोराइड है, तीसरा अल्किल आयोडाइड, चौथा अल्किल ब्रोमाइड। चारों में अल्किल ग्रुप कॉमन है, खाली हैलोजन बदल गया है। जैसे यहाँ देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, यानी ये एन पेंटिल फ्लोराइड है, ये एन पेंटिल क्लोराइड है, दिस इज एन पेंटिल आयोडाइड एंड दिस इज एन पेंटिल ब्रोमाइड। सबसे पहली बात, अगर आइसोमेरिक अल्किल अलाइड होते तो ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या होता, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है। यहाँ पे अल्किल ग्रुप सेम है, हैलोजन चेंज हुआ है। ऐसे में आपको दूसरी बात ये समझना होगा कि जैसे जैसे मोलर मास बढ़ता है बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा और डेंसिटी भी। तो आपको याद रखने की आवश्यकता है, अल्किल हलाइड में अगर अल्किल ग्रुप सेम हो तो अल्किल आयोडाइड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद अल्किल ब्रोमाइड का नंबर आएगा, बाद में अल्किल क्लोराइड, और सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होगा अल्किल फ्लोराइड का। यानी इस सीक्वेंस से अगर आप देखो तो आपका आंसर होना चाहिए सबसे ज्यादा 3 जो एन पेंटिल आयोडाइड है, उसके बाद नंबर आना चाहिए 4 जो एन पेंटिल ब्रोमाइड है, उसके बाद नंबर आना चाहिए 2 जो एन पेंटिल क्लोराइड है, और सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट इनमें से अल्किल फ्लोराइड का होना चाहिए। सो दिस शुड बी द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द गिवन कंपाउंड्स। नाउ टेक ए लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following has highest bond dissociation energy? देखो, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का मतलब होता है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ए पर्टिकुलर बॉन्ड। अब याद रखो लाउजियर एंड लॉपेस लॉ, एक आध बॉन्ड तैयार होते समय कुछ एनर्जी रिलीज होती है। अब जितनी एनर्जी बॉन्ड तैयार होते समय रिलीज होगी, आपको अगर उस बॉन्ड को ब्रेक करना है तो आपको उतनी ही एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे आपको एक समझना होगा कि फ्लोरीन और क्लोरीन, अब सबसे कम साइज तो फ्लोरीन का है, तो अपना एक्सपेक्टेशन ये होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपको पता है कि फ्लोरीन का क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है क्लोरीन के मुकाबले कम होता है। इसके पीछे का कारण इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, इसलिए हाईएस्ट बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्लोरीन की होगी। क्लोरीन के बाद आएगा फ्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन। सो अगर एक की बात हो तो क्लोरीन इनमें से शुड बी द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स हमें बताए गए हैं ये स्मॉग से रिलेटेड है। स्मॉग बोले तो स्मोक प्लस फॉग इज इक्वल टू स्मॉग। अब स्मॉग फोटोकेमिकल होता है और क्लासिकल भी होता है। अब सबसे पहला स्टेटमेंट आप देखें, फोटोकेमिकल स्मॉग हैज हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एग्जैक्टली राइट, एंड वी नीड टू टिक करेक्ट स्टेटमेंट राइट हियर। सो पहला स्टेटमेंट राइट है। अब यहाँ पे आपको समझना होगा कि फोटोकेमिकल स्मॉग के अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कौन कौन है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन बेसिकली NO2, उसके बाद O3 जिसे हम कहते हैं ओजोन, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करते हैं फोटोकेमिकल स्मॉग में। अब दूसरा, क्लासिकल स्मॉग हैज हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का प्रेजेंस फोटोकेमिकल स्मॉग में होता है। Classical smoke contain NO2, not to be. NO2 is present in photochemical smoke. So correct answer, none of these two है इसने, क्योंकि हमारा पहला स्टेटमेंट राइट है। So A should be the correct answer right here. Now take a look at the next question. अगला सवाल है, find out the magnetic character of Li2O, KO2
एंड MgO। अब सबसे पहली बात हम लोगों को देखना होगा Li2 के बारे में, Li2O। अब Li2O के अंदर Li प्लस यानी इसका डिसोसिएशन आप कुछ इस प्रकार से दिखा सकते हैं। अब आप देखो Li प्लस के पास पूरे के पूरे ऑर्बिटल्स फील्ड है, यानी इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड स्टेट में होंगे, और O2 माइनस के पास भी इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड स्टेट में होंगे, जिस वजह से ये जो स्पेसीज है Li2O, इट मस्ट बी डायमैग्नेटिक, ये डायमैग्नेटिक होना चाहिए। अब बात करेंगे KO2 की। अब KO2 जो है इसका डिसोसिएशन कुछ इस तरह से दिखाया जा सकता है। अब भले ही K प्लस के पास पूरे के पूरे ऑर्बिटल्स फील्ड हो, लेकिन O2 माइनस के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, इस वजह से दिस मस्ट बी पैरामैग्नेटिक। बच्चों एक चीज हमेशा याद रखना, ऐसा स्पीसीज जिसके पास पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन पेयर स्टेट में है उसे डायमैग्नेटिक कहना, और अगर एक भी अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसी स्पीसीज के पास हो तो दैट हैपेंस टू बी व्हाट, पैरामैग्नेटिक। अब बात करेंगे MgO की। अब MgO का जो डिसोसिएशन है वो कुछ इस तरह से होगा, Mg2 प्लस एंड O2 माइनस। नाउ बोथ ऑफ द स्पीसीज यानी Mg2 प्लस हैज व्हाट फील्ड ऑर्बिटल्स, यानी पूरे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड स्टेट में होंगे, एंड O2 माइनस कंटेन फील्ड ऑर्बिटल्स एज वेल, इसलिए ये स्पीसीज भी डायमैग्नेटिक होना चाहिए। सो मैग्नेटिक कैरेक्टर के हिसाब से हम बोल सकते हैं Li2O डायमैग्नेटिक होगा, KO2 पैरामैग्नेटिक होगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन दिस स्पीसीज, एंड MgO must be diamagnetic for sure। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर अ हाइपोथेटिकल रिएक्शन A gives B, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है 10 to the power 2। Now we need to use T equal to 27 डिग्री सेल्सियस, यानी इसको केल्विन में 300 हम लोग यूज करेंगे, R equal to 8.3 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, एंड ln 10 is equal to 2.3। Now if the value of delta G naught for the above reaction, यानी ये जो रिएक्शन है उसके लिए डेल्टा G naught -x किलो जूल दिया गया है, then value of twice x will be, तो अब हमें ट्वाइस एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, राउंड ऑफ द नियरेस्ट इंटेजर, यानी हमें नियरेस्ट इंटेजर एज एन आंसर प्रोजेक्ट करना होगा। नाउ टेक ए लुक, इसे कैसे छुड़ाना चाहिए। दिस रिएक्शन आई मीन दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन व्हाट, थर्मोडायनेमिक्स। नाउ वी नो वेरी वेल डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू माइनस RT ln K, K in the sense K इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पे हमें वैल्यूज पुट करने होंगे, सो डेल्टा G नॉट क्या निकलेगा ये देखिए, -8.3, जिसे R की जगह हमें यूज करना यहाँ पे दिया गया है। टेम्परेचर 300 क्यों, 27 डिग्री सेल्सियस, इसको आप जब केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो डेफिनेटली इट कम्स व्हाट 300 अराउंड। उसके बाद 2.3 log of k that is 10 to the power 2, ln को हमने इसमें कन्वर्ट कर डाला। तो अब इसको अब आगे जब आप छुड़ाओगे तो यू विल हैव, इसको सॉल्व करने के बाद यू विल हैव द आंसर, आई मीन डेल्टा G नॉट आपको मिलेगा which happens to be -11454 जूल अप्रोक्सीमेटली, ये आपका आंसर होगा। अब किलो जूल में इस चीज को आप कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू -11.454 किलो जूल। अब किलो जूल में कन्वर्ट करने के पीछे का रहस्य, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है इफ द वैल्यू ऑफ डेल्टा G नॉट फॉर अबव रिएक्शन इज -x किलो जूल, सीधा मतलब ये होता है कि -x किलो जूल इज इक्वल टू दिस, यानी हम बोल सकते हैं कि -x इज इक्वल टू -11.454 किलो जूल। अब इसी को आप लिखोगे x इज इक्वल टू 11.454 किलो जूल। अब हमें क्या चाहिए था, हमें कैलकुलेट करना था ट्वाइस एक्स, याद रखना हमें पूछा गया है वैल्यू ऑफ ट्वाइस एक्स। अब ट्वाइस एक्स विल बी इक्वल टू 2 इंटू दिस, सो 2 इंटू
11.454। अब 2 into 11.454 जब आप करोगे तो इट कम्स अराउंड 22.9, which is just equal to what, 23. So your answer, I mean 2x must be equal to 23. So इस चीज का आंसर 23 आना चाहिए. Now take a look at the next question. Arrange the following ions in correct order of hydration enthalpy. अब यहाँ पे देखिए K प्लस Mg2 प्लस CS प्लस Ca2 प्लस एंड Rb प्लस, इतने आयंस हमारे पास है और हमें इनको अरेंज करना है करेक्ट हाइड्रेशन एंथैल्पी के तहत. अब सबसे पहली बात ये याद रखना होगा, हाइड्रेशन एंथैल्पी किन चीजों पे निर्भर करती है. सबसे पहली बात, हाई क्या बोलते हैं उसको, हाइड्रेशन एंथैल्पी कब होगा, जब चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा. सबसे पहली बात ये याद रखो, हाइड्रेशन एंथैल्पी is proportional to the charge density, is proportional to what, charge density. ये सबसे पहली बात. दूसरी बात, जितना साइज छोटा आयन का उतना हाइड्रेशन एंथैल्पी जो है वो ज्यादा होगा. अब उस हिसाब से यहाँ पे आप देखो, चार्ज डेंसिटी प्लस साइज, दो चीजों को ध्यान में रखते हुए आप ऑर्डर बना सकते हैं. सो सबसे ज्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी होना चाहिए Mg2 प्लस का. So Mg2 plus will have the highest hydration enthalpy among these. उसके बाद नंबर आएगा Ca2 plus, क्योंकि हम लोग दो चीजें देख रहे हैं, पहला साइज, दूसरा चार्ज डेंसिटी. उसके बाद तीसरा नंबर आएगा K प्लस का, पोटेशियम आयन. पोटेशियम आयन के बाद Rb प्लस और सबसे लास्ट Cs प्लस. So this should be the correct order of the hydration enthalpy for the given cations. Now take a look at the next question. अब अगला सवाल ये है कि how many of the following are odd electron species. यानी अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 पांच स्पेसीज दिए गए हैं. पांच में से ऐसे स्पेसीज आपको ढूंढना है जो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसीज हो. अब बच्चों एक चीज याद रखो, NO2 it is definitely odd electron species. It contain अनपेड इलेक्ट्रॉन फॉर श्योर. इसलिए हमने पहले ही बताया था, पहले जब इसी पेपर के अंदर जब एक्सप्लेन हुआ पेपर, तब एक क्वेश्चन था जिसमें हमने बोला कि इट इज पैरामैग्नेटिक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, इट इज ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसीज एंड इट्स एग्जिस्टेंस कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्टेट रूल. ऑक्टेट रूल का ये फेल्यूर भी है. दूसरा स्पेसीज आप देखें NO, इट इज ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसीज एज वेल. अब बात करते हैं इन तीनों की. इन ये तीन जो स्पेसीज है, these cannot be regarded as odd electron species, क्योंकि NO2 प्लस कैसे प्रोड्यूस हुआ, NO2 जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तब ये बनेगा, तो जो ऑड इलेक्ट्रॉन था उसको तो इसने फेंक दिया. सो इट विल नॉट बी द ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसीज as far as NO2 plus is concerned. Same happens with this and this also. So यहाँ पे आपका आंसर आना चाहिए NO2 and NO, यानी नंबर क्या आएगा 2. सो हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग, ऐसा क्वेश्चन है, इसलिए आपका आंसर आना चाहिए 2. NO2 and NO, these are the species having odd electron. अब अगले क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a radioactive substance decays into product with half life of 30 minutes. यानी उस रेडियोएक्टिव सब्सटेंस का हाफ लाइफ पीरियड 30 मिनट्स दिया गया है. The fraction left after 90 minutes, यानी 90 मिनट्स के बाद जो फ्रैक्शन बचा हुआ है is given by 1/2t. So what is the value of t? We need to calculate or determine the value of t. अब सबसे पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है कि रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड टाइम रिक्वायर्ड फॉर इक्विफ्रैक्शनल चेंज इज सेम. यानी अगर हम कंसीडर करते हैं कि N0 इज द इनिशियल अमाउंट टेकन, किसका, रेडियोएक्टिव एलिमेंट का, तो पहला जो हाफ लाइफ टर्न होगा यानी 30 मिनट का, सो 30 मिनट बाद इसका आधा जो है बाय मास वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा. और डिसइंटीग्रेट होने के बाद अब हमारे पास क्या बचेगा, N0/2,
यानी हाफ ऑफ एन नॉट, आधा गया आधा बचा। अब ये इस चीज का फिर से आधा डिसइंटीग्रेशन होने के लिए 30 मिनट्स रिक्वायर्ड है, क्योंकि हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देख रहे हैं, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड टाइम रिक्वायर्ड फॉर इक्विफ्रैक्शनल चेंज इज सेम। अब इसका फिर से आधा होने के लिए 30 मिनट लगेगा, सेकेंड हाफ लाइफ टर्न, यानी फिर से जब आप 30 मिनट का अवधि पार करने लगाओगे तो आपको महसूस होगा कि n नॉट बाई 4 विल बी द फ्रैक्शन रिमेंड। अब कितने हो गए, 30 और 30 60, लेकिन हमें 90 मिनट तक के रिएक्शन को देखना है। फिर से एक हाफ लाइफ स्टेज 30 मिनट का अगर आप देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि इससे भी इसका आधा डिसइंटीग्रेट होगा और आपके पास फ्रैक्शन बचेगा 1/8 ऑफ द ओरिजिनल। सो अब देखिए 30 plus 30 plus 30 is equal to what? 90 minutes. So there are 3 half life turns. So after the course of 90 minutes, the fraction which will remain undecayed is n naught by 8 if n naught is supposed to be the initial amount. अब हमारे पास कहा गया है कि 90 मिनट के बाद इतना फ्रैक्शन बचा है, तो इसका सीधा मतलब क्या होना चाहिए, 1/8 will be just equal to 1/2t, क्योंकि हमें दिया गया था कि after 90 minutes this is the fraction remained and technically 1/8 of the original remain करेगा। अब इसको आप फर्दर कैसे लिख सकते हैं, therefore t is equal to what, 8/2। अगर t is equal to 8/2 होता है तो 10 t will be equal to 4। So correct answer for this question will be equal to 4। इसको आपको इस प्रकार से छुड़ाना चाहिए। Now take a look at the next question। अगला सवाल है, how many of the following elements can liberate H2 from dilute acids। बच्चों एक चीज हमेशा याद रखना, डाइल्यूट एसिड्स के साथ मेटल को रिएक्ट करने के बाद मेटल का सॉल्ट प्रोड्यूस होगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, लेकिन वहां एक शर्त है, कौन सा, ऐसा मेटल जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निगेटिव हो, यानी 0 से कम हो। अब आपको ऐसे मेटल्स को देखना होगा जिनके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स निगेटिव है यानी माइनस है। तो वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस यानी आयरन, कोबाल्ट, निकेल, these are the elements having low values, I mean negative values of standard reduction potential। लेकिन आप अगर कॉपर को देखें, कॉपर इज ए कॉइनेज मेटल, इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होता है। कॉपर का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होने के वजह से ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम नहीं कर सकता है एंड इट इज नॉट केपेबल ऑफ डिस्प्लेसिंग हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। अब ये मेटल कॉपर को छोड़ के बाकी के मेटल्स ये काम कर सकते हैं। अब इनकी गिनती करो, 1 2 3 4 5 6, सो टोटल 7 मेटल्स दिए गए थे, जिसमें से 6 मेटल्स ये काम कर सकते हैं। कौन सा, यानी जब हम डाइल्यूट एसिड के साथ ट्रीट करेंगे तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करा सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। सो कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, that is H2O gas gives H2 gas plus half of O2 gas. This is the reaction. If K equilibrium is 2 into 10 to the power minus 3 and initial pressure of H2O gas is 1 atmosphere, यानी H2O गैस जो हमने लिया, हमेशा याद रखना अगर रिएक्टेंट एक्वेस फेज में हो तो हम मोलर कॉन्सेंट्रेशन कंसीडर करते हैं, लेकिन अगर रिएक्टेंट गैस फेज में हो तो हमें पार्शियल प्रेशर्स कंसीडर करने चाहिए। सो इनिशियल प्रेशर H2O गैस का 1 एटमॉस्फेयर दिया गया है, then the degree of dissociation of above reaction will be x into 10 to the power minus 2। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोले तो अल्फा, अल्फा x into 10 to the power minus 2 दिया गया है। नाउ वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमें x की वैल्यू इसमें निकालना होगा। अब देखो ऐसे सवालों को कैसे छुड़ाया जाता है। सो सबसे पहले तो आपको देखना होगा कार्यक्रम क्या है। सो H2O गैस गिव्स H2 गैस प्लस हाफ ऑफ O2 गैस। अब देखो हमारे पास इनिशियली
इसका प्रेशर क्या था 1 और इनिशियली ये तैयार होने के थे। सो एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, हम कंसीडर करेंगे कि लेट आउट ऑफ 1 एटमॉस्फेयर जो प्रेशर इसका दिया गया था, अब आगे चल के क्या होगा, प्रेशर इसका डिक्रीज होगा क्योंकि ये लोग बढ़ रहे हैं, तो इनके प्रेशर्स वहां पे काउंट होंगे। सो लेट आउट ऑफ 1 एटमॉस्फेयर अल्फा जो है वो कम हुआ, किसका, इसका। अगर ऐसा है तो 1 माइनस अल्फा विल बी द नेट प्रेशर ऑफ द H2O गैस एट इक्विलिब्रियम। अब इसकी वैल्यू क्या होगी अल्फा, और इसकी क्या होगी अल्फा बाय 2 एज पर एज द बैलेंस्ड व्हाट इक्विलिब्रियम इज कंसर्न। अब इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप कैसे लिखेंगे, सो के इक्विलिब्रियम विल बी इक्वल टू pressure of H2 multiplied by pressure of O2 to the power 1 by 2, इसको देखने के बाद divided by pressure of H2O gas. So this should be the equilibrium constant. अब यहाँ पे आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने होंगे। So thus K equilibrium is equal to what? Alpha into alpha by 2 to the power 1 by 2 divided by what? 1 minus alpha, ये होगा। अब इसको आप छुड़ाओ। अब देखो टेक्निकली हम कंसीडर करेंगे इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड है, तो वी कंसीडर दैट 1 minus alpha is approximately 1. Why? Because alpha is very very smaller as compared to 1. अब ऐसे में आप क्या लिख सकते हो, ये आपको देखने की जरूरत है। देखो के इक्विलिब्रियम यहाँ पे दिया गया है 2 into 10 to the power minus 3. So what we need to do, we need to solve this merely. So alpha to the power 3 by 2 divided by 2 to the power 1 by 2, इसको सॉल्व करने के बाद will be just equal to 2 into 10 to the power minus 3। और हमने कंसीडर किया हुआ है कि 1 माइनस अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली 1, क्योंकि अल्फा और 1 में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे आगे चल के, so you will come to know alpha to the power 3 by 2 is equal to 2 to the power 3 by 2 multiplied by 10 to the power minus 2 to the power 3 by 2। अब इसको आप कैसे लिखोगे, सो अल्फा इज इक्वल टू 2 into 10 to the power minus 2। अगर अल्फा इज इक्वल टू 2 into 10 to the power minus 2 है, और यहाँ पे हमें दिया गया है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन x into 10 to the power minus 2, सो इसका सीधा मतलब ये होता है x is equal to 2। सो योर आंसर मस्ट बी x is equal to 2। सो इन किस्म के जो न्यूमेरिकल्स है इसको इस प्रकार से सॉल्व करना चाहिए। सो इट वाज ऑल अबाउट द फुलर एक्सप्लेनेशन ऑफ द जेई मेंस पेपर जो 29 जनवरी को पहले शिफ्ट में हुआ। सो बेस्ट ऑफ लक गाइस।